हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद रोमांचक लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे महान लेखक एच.जी. वेल्स ने लिखा है। यह कहानी एक वैज्ञानिक ग्रिफिन के अद्भुत लेकिन खतरनाक प्रयोगों के बारे में है, जिसने खुद को अदृश्य बना लिया। लेकिन क्या यह अदृश्यता उसके लिए वरदान साबित हुई या अभिशाप? चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उसकी अदृश्यता पूरे गाँव में सनसनी मचा देती है। दो लड़के अचानक चौंक गए जब उन्होंने सीढ़ियों पर ताजे गीले मिट्टी के पैरों के निशान देखे। लंदन जैसे बड़े शहर में बिना जूते के कोई आदमी घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, और वो आदमी आखिर गया कहाँ? जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उनके सामने एक हैरान करने वाला नजारा था। वहां हवा में अचानक एक ताजा पैर का निशान उभर आया। फिर एक के बाद एक और भी निशान दिखाई देने लगे, जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गली में आगे बढ़ रहे थे। लड़कों की जिज्ञासा बढ़ गई और वे उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे मिट्टी के निशान हल्के होते गए और अंत में पूरी तरह गायब हो गए। इस रहस्य का जवाब असल में काफी सरल था। वे हैरान लड़के दरअसल एक ऐसे वैज्ञानिक के पीछे चल रहे थे जिसने हाल ही में एक इंसानी शरीर को अदृश्य बनाने का तरीका खोज लिया था। उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। उसने कई प्रयोग किए ताकि यह साबित कर सके कि इंसान का शरीर अदृश्य हो सकता है। अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाएं खा ली, जिनकी वजह से उसका शरीर कांच की तरह पारदर्शी हो गया। हालांकि वह अब भी कांच जितना ठोस था। भले ही ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ हद तक कानून विरोधी भी था। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहा था। बदले की भावना में आकर ग्रिफिन ने पूरे घर में आग लगा दी। बिना देखे भागने के लिए ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। इस तरह वह एक बेघर भटकता इंसान बन गया, न कपड़े न पैसे और पूरी तरह अदृश्य। लेकिन उसकी अदृश्यता तब भंग हो गई जब गलती से उसका पैर कीचड़ में पड़ गया और चलते समय उसने अपने पैरों के निशान पीछे छोड़ दिए। लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे लड़कों से बचना ग्रिफिन के लिए आसान था, लेकिन उसकी रोमांचक घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बिना कपड़ों के लंदन में भटकने के लिए साल का सबसे बुरा समय चुना था। कड़ाके की सर्दियों का मौसम। ठंडी हवा इतनी तीखी थी कि बिना कपड़ों के रहना मुमकिन नहीं था। इसलिए सड़कों पर भटकने के बजाय उसने ठंड से बचने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में छिपने का फैसला किया। जैसे ही स्टोर बंद होने का समय आया और दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने बिना किसी खर्च के परवाह किए खुद को कपड़े पहनने और खाना खाने का आनंद दिया। उसने डिब्बे और पैकेट तोड़कर गर्म कपड़े निकाले और पहन लिए। थोड़ी ही देर में जूते, ओवरकोट और चौड़ी टोपी पहनकर वो पूरी तरह से कपड़े पहने और दिखाई देने वाला इंसान बन गया। फिर उसने रेस्टोरेंट के किचन में जाकर काफी और ठंडा मांस खाई। इसके बाद ग्रॉसरी स्टोर से मिठाइयां और शराब लेकर अपनी दावत पूरी की। आखिरकार ग्रिफिन रजाइयों के ढेर पर आराम से सो गया। अगर वह समय पर जाग जाता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन हुआ यह कि तब तक वो नहीं जागा जब तक अगली सुबह स्टोर के कर्मचारी वहां आना शुरू नहीं हो गए। जैसे ही उसने दो कर्मचारियों को अपनी ओर आते देखा, वह घबरा गया और भागने लगा। स्वाभाविक रूप से वे उसके पीछे दौड़ पड़े। अंत में ग्रिफिन बड़ी मुश्किल से तब भाग पाया जब उसने जल्दी जल्दी अपने नए कपड़े उतार दिए और फिर से अदृश्य हो गया। एक बार फिर ग्रिफिन खुद को सर्द जनवरी के ठंड हवा में अदृश्य लेकिन बिना कपड़ों के पाया। इस बार उसने एक थिएटर कंपनी के सामान में कपड़े ढूंढने का फैसला किया, ताकि न केवल कपड़े मिले बल्कि सिर के ऊपर की खाली जगह को छिपाने के लिए भी कुछ मिल जाए। ठंड से कांपता हुआ वह जल्दी जल्दी थिएटर के केंद्र ड्यूरी लेन की ओर बढ़ा। जल्दी उसे एक उपयुक्त दुकान मिल गई। अदृश्य ग्रिफिन चुपके से दुकान की ऊपरी वाली मंजिल पर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला, जब उसके माथे पर पट्टियां बंधी थी, आंखों पर काले चश्मे थे, नकली नाक लगी थी, घनी साइड बंस चेहरे के किनारों को ढके हुए थे और सिर पर एक बड़ी टोपी थी। बिना दिखे भागने के लिए उसने निर्दयता से दुकानदार पर पीछे से हमला किया और उसके पास से जितना पैसा मिल सका वह लूट कर वहां से फरार हो गया। भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने के लिए ग्रिफिन ने ट्रेन पकड़ी और एपिंग नाम के गांव पहुंचा। वहां उसने एक लोकल सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। सर्दियों में किसी अजनबी का सराय में आना वैसे भी असामान्य बात थी, और ऊपर से ग्रिफिन के अजीबोगरीब हुलिये ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जल्दी गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सराय के मालिक की पत्नी मिसेस हॉल ने उसे दोस्ताना व्यवहार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन को बातचीत करने का कोई शौक नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा, मैं आइपिंग में अकेले रहने के इरादे से आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे काम में कोई बाधा न डाले। ग्रिफिन ने आगे कहा, इसके अलावा एक हादसे ने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। मिसेस हॉल ने सोचा कि उसका मेहमान शायद कोई सन की वैज्ञानिक है। चूंकि उसने पहले ही एडवांस में भुगतान कर दिया था, इसलिए मिसेस हॉल ने उसके अजीब व्यवहार और चिड़चिड़े स्वभाव को नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन चोरी किया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चला और जल्दी ग्रिफिन को मानना पड़ा कि उसके पास अब और नकद नहीं बचा है। हालांकि उसने बहाना बनाया कि उसे किसी भी समय एक चेक मिलने वाला है। इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। तड़के सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी की नींद अजीब आवाजों से खुल गई। वे दबे पांव नीचे गए तो उन्होंने सुना कि पादरी के डेस्क से सिक्कों की खनकती आवाज आ रही थी। बिना कोई आवाज किए और हाथ में लोहे की छड़ी कसकर पकड़े हुए पादरी ने अचानक दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, समर्पण करो। लेकिन यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं कि कमरा पूरी तरह से खाली था। उसने और उसकी पत्नी ने मेज के नीचे झांका, पर्दों के पीछे देखा और यहाँ तक कि चिमनी के अंदर भी तलाश की, लेकिन वहां किसी के होने का कोई निशान तक नहीं था। फिर भी डेस्क खुली हुई थी और घर खर्च का पैसा गायब था। पादरी पूरे दिन हैरानी से बड़बड़ाता रहा, ये तो बड़ा अजीब मामला है। लेकिन उस सुबह जो घटना मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुई वह इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। सराय के मालिक और उसकी पत्नी सुबह सुबह उठे और उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखना उनके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर दरवाजा बंद और ताला लगा होता था
और अगर कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता तो वह आग बबूला हो जाता था। यह मौका उन्हें हाथ से जाने देने लायक नहीं लगा। दोनों ने दरवाजे के कोने से झांका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उन्होंने कमरे के अंदर जाकर जांच पड़ताल करने का फैसला किया। बिस्तर की चादरें ठंडी थी, जिससे पता चला कि वैज्ञानिक काफी समय पहले उठ चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े और पट्टियां, जिन्हें वह हमेशा पहनता था, कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। अगले ही पल पलंग के सिरहाने पर रखा टोपी हवा में उछला और सीधे मिसेस हॉल के चेहरे से आ टकराया। फिर कमरे की कुर्सी जैसे खुद ब खुद जिंदा हो उठी। वो हवा में उछलती हुई सीधे मिसेस हॉल की ओर बढ़ी। उसके पैर आगे की ओर लपक रहे थे। डर के मारे मिसेस हॉल और उनके पति ने जैसे ही पलटकर भागना चाहा, कुर्सी ने उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। उसके बाद दरवाजा जोर से बंद हुआ और ताले की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से उसे बंद कर दिया हो। मिसेस हॉल डर के मारे लगभग सीढ़ियों से गिर ही पड़ी। उनका पूरा शरीर घबराहट और सदमे से कांप रहा था। मिसेस हॉल को पूरा यकीन हो गया कि कमरे में किसी आत्मा का वास है और उस अजनबी ने ही किसी तरह उन आत्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। उन्होंने घबराते हुए कहा, मेरी बेचारी माँ इसी कुर्सी पर बैठा करती थी। सोचना भी मुश्किल है कि आज वही कुर्सी मुझ पर हमला कर रही है। इधर पड़ोसियों के बीच भी अजीबोगरीब चर्चा होने लगी। सबका मानना था कि यह किसी काले जादू या टोने टोटके का नतीजा है। चाहे यह काला जादू हो या कुछ और, लेकिन जब पादरी के घर में चोरी की खबर पूरे गांव में फैली तो सबकी शक की निगाहें उसी वैज्ञानिक पर टिक गई। शक और भी गहरा हो गया जब उसने अचानक नगद पैसे निकाल कर दिखा दिए, जबकि कुछ समय पहले उसने खुद कबूल किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। गांव के कांस्टेबल को चुपचाप बुलवा लिया गया, लेकिन कांस्टेबल के आने का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल खुद उस वैज्ञानिक के कमरे में पहुंच गई। अजीब बात यह थी कि वह वैज्ञानिक जो कुछ देर पहले तक खाली पड़े कमरे में नहीं था, अब रस्मी तरीके से वहीं खड़ा दिखाई दिया। मुझे जानना है कि तुमने ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या किया, मिसेस हॉल ने कड़ाई से पूछा, और मुझे यह भी समझाओ कि तुम खाली कमरे से कैसे निकले और बंद कमरे में कैसे पहुंचे। वैज्ञानिक, जो हमेशा गुस्सैल स्वभाव का था, इस बार बुरी तरह भड़क उठा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम समझ नहीं सकते हो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। इतना कहते उसने झटपट अपनी पट्टियां, नकली मूछें, चश्मा और नकली नाक उतारकर फेंक दिया। यह सब करने में उसे बस 1 मिनट लगा। वहां मौजूद लोग घबरा गए और हैरानी से देखते रह गए। उनके सामने एक सिरविहीन आदमी खड़ा था। उसी समय गांव के कांस्टेबल मिस्टर जयफर्स वहां पहुंच गए। यह नजारा देखकर वह दंग रह गए। उन्हें पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसका सिर ही नहीं था। लेकिन जयफर्स अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अगर मजिस्ट्रेट के वारंट ने किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था तो वह व्यक्ति सिर हो या बिना सिर के उसे गिरफ्तार करना ही था। इसके बाद जो दृश्य हुआ वह वाकई अद्भुत था। सिपाही ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की जो जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा था वैसे वैसे अदृश्य होता जा रहा था। जयफर्स ने उसे जकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बार बार फिसल जाती। आसपास खड़े लोग घबराए हुए या हैरान कर देने वाला नजारा देख रहे थे। आखिरकार हवा में एक शॉट लहराई और जयफर्स ने खुद को किसी अदृश्य व्यक्ति से जूझते पाया। कुछ लोग सिपाही की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें ऐसे घूंसे लगे जो मानो हवा से ही आ रहे थे। अंत में जब जयफर्स ने आखिरी बार ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की तो उसे जोर का झटका लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर से घबराए और उत्तेजित लोगों की आवाजें गूंजने लगीं, पकड़ो उसे पकड़ो। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। ग्रिफिन ने खुद को सबकी पकड़ से छुड़ा लिया था और अब कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गायब हो गया है। तो दोस्तों, यह थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की रोमांचक कहानी, जिसमें विज्ञान और रहस्य एक साथ मिलकर हमें सिखाते हैं कि हर खोज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ग्रिफिन का अदृश्य होना जितना अद्भुत था, उसके गलत कामों ने उसे उतना ही अकेला और परेशानी में डाल दिया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।